हेलो नमस्कार साथियों। हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग विश्व इतिहास का पार्ट 5 करने जा रहे हैं दोस्तों। प्रश्न बैंक है दोस्तों। और दोस्तों ये इस पार्ट में दोस्तों आपको कम से कम 100 से 150 के बीच क्वेश्चन डिस्कस कराया जाएगा दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। लाइक कमेंट भी किया कीजिए। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर आज 10 है दोस्तों। राष्ट्र संघ के बारे में पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर करते चल जाएंगे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त लिट्टन आयोग संबंधित था दोस्तों। तो ये मंचूरिया विवाद से था। किससे संबंधित था दोस्तों? राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त लिट्टन आयोग संबंधित था तो मंचूरिया विवाद से दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन फास्टली देखते जाएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लिथुआनिया और पोलैंड के मध्य विवाद का मूल कारण था दोस्तों? ये मेमल था। क्या था दोस्तों? मेमल था। वर्साई की संधि के द्वारा यह जर्मन बंदरगाह पर राष्ट्र संघ का संरक्षण स्वीकार कर उसने प्रशासन के अधिकार फ्रांसीसी कमिश्नर को दे दिया था। 1923 में लिथुआनिया को अवैध रूप से मेमेल पर कब्जा कर लिया दोस्तों। राष्ट्र संघ ने लिथुआनिया का विरोध किया परंतु उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत अधिदेश प्रणाली को स्वीकार किया गया है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 5 दोस्तों। हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। मोसुला विवाद किन दो देशों के मध्य था जिसमें राष्ट्र संघ को सफलता मिली थी दोस्तों? ये तुर्की और ब्रिटेन के मध्य था। किसके बीच था दोस्तों? तुर्की और ब्रिटेन के मध्य दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। साइलेसिया विवाद किन दो देशों के मध्य था जिसका राष्ट्र संघ और शांतिपूर्ण निपटारा किया दोस्तों? जर्मनी और पोलैंड दोस्तों। किसके विवाद था? जर्मनी और पोलैंड के बीच दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ओलैंड विवाद 1920 में जिस लीग ऑफ नेशन द्वारा सुलझाया गया था किन दो देशों के बीच विवाद था दोस्तों? ये था फिनलैंड और स्वीडन के बीच। किसके बीच? फिनलैंड और स्वीडन के बीच दोस्तों। ओलैंड द्वीप समूह में दोस्तों लगभग 300 द्वीप थे और 1809 ईस्वी में पूर्व फिनलैंड और ओलैंड द्वीप समूह स्वीडन पर अधिकार कर 1917 में रूसी क्रांति के बाद फिनलैंड ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। स्वीडिश भाषा जाति से संबंधित होने के कारण ओलैंड निवासियों ने स्वीडन के साथ मिलाने की मांग को एक और उग्र आंदोलन प्रारंभ कर दिया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन ये पहले हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में दोस्तों। 1933 में लीग ऑफ नेशंस की आर्थिक संकट के समाधान के लिए सभा कहाँ हुई दोस्तों? तो ये लंदन में लीग ऑफ नेशंस। और 1933 में लीग ऑफ नेशंस की आर्थिक संकट के समाधान के लिए सभा कहाँ हुई थी? लंदन में दोस्तों। चलिए हम लोग ये जो सम्मेलन हुआ दोस्तों बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में और उसमें 39 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 39 देशों के प्रतिनिधि दोस्तों भाग लिए थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। घटनाओं पर विचार करना दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जर्मन राष्ट्र संघ में प्रवेश दोस्तों 1926 में किया था। फिर देखिए आपका फिर जर्मनी का राष्ट्र संघ में बहिर्गमन दोस्तों। फिर हो गया सोवियत संघ का राष्ट्र संघ में प्रवेश दोस्तों। चलिए देखिए 1926 में आपका लोकानो संधि के तहत जर्मनी राष्ट्र संघ में आया था दोस्तों। 1926 जर्मनी राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य बना दोस्तों। 4 अप्रैल 1933 को हिटलर ने जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना की। इसे गुप्त रूप से युद्ध लामबंदी और शस्त्रों के निर्माण का अधिकार दे दिया। हिटलर की यह नीति राष्ट्र संघ के उद्देश्य के प्रतिकूल तो 14 अक्टूबर 1933 को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जापान ने किस वर्ष राष्ट्र संघ का परित्याग किया दोस्तों? तो 1933 में किया। कब किया दोस्तों? 1933 में जापान ने राष्ट्र संघ का देखिए 14 अक्टूबर 1933 को हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। 1934 में फ्रांस के प्रयासों से रूस राष्ट्र संघ में प्रवेश किया और फिनलैंड पर आक्रमण के कारण दोस्तों फिनलैंड पर आक्रमण के कारण 1939 में राष्ट्र संघ से निष्कासित कर दिया दोस्तों। जापान ने 1931 में मंचूरिया पर अधिकार कर राष्ट्र संघ की खुली उपेक्षा किया। मंचूरिया कांड के समय जापान ने राष्ट्र संघ के प्रस्तावों को ठुकराते हुए 1933 में राष्ट्र संघ की सदस्यता से पृथक हो गया दोस्तों।
हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना दोस्तों? तो जो नहीं बना देखिए वो था अमेरिका दोस्तों। राष्ट्र संघ का सदस्य कौन नहीं बना था? अमेरिका नहीं था दोस्तों। इटली, सर्बिया, रोमानिया था दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे दोस्तों। राष्ट्र संघ का जन्मदाता अमेरिका ही था दोस्तों, लेकिन उसका सदस्य अमेरिका नहीं बना, क्योंकि वुडरो विल्सन अमेरिकी राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं बना सके, क्योंकि मार्च 1920 में अमेरिकी सीनेट ने वर्साई संधि के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का मुख्य कारण इसने विधान की 10वीं धारा थी, जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों से संबंधित थी। सीनेट में राष्ट्र विरोधी सदस्यों का कहना था कि अमेरिका व्यर्थ ही अन्य देशों के साथ झगड़ों में फंस जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लीग ऑफ नेशंस के विषय में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? जो असत्य है उसको, जो सत्य पहले उसको देख लेते हैं दोस्तों। 1919 के शांति समझौते के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, लीग ऑफ नेशंस की दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सदस्य न बनने के कारण यह वास्तविक अर्थ से वंचित रह गया दोस्तों। फिर देखिए, यह लगभग पूर्णतः विफल रही दोस्तों। और जो गलत है ये है दोस्तों, फिनलैंड और स्वीडन के बीच ऑरलैंड द्वीप को लेकर चल रहे विवाद को सुलझा ना सकी दोस्तों। देखिए, 10 जनवरी 1920 को वर्साई की संधि को लागू होने के साथ ही औपचारिक रूप से राष्ट्र संघ का मुख्यालय लंदन से जनेवा स्थानांतरित कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका। अमेरिकी सीनेट बहुत लंबा है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रस्ताव कब पारित किया दोस्तों? तो 1919 में। कब पारित किया था प्रस्तावना दोस्तों? प्रस्ताव पारित कब हुआ? 1919 में साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राष्ट्र संघ के पतन के मुख्य कारण थे दोस्तों बड़ी शक्तियों का स्वार्थ दोस्तों। राष्ट्र संघ के पतन के मुख्य कारण क्या था? बड़ी शक्तियों की स्वार्थपरता दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। लीग ऑफ नेशंस अपने जन्म के समय कहाँ स्थित था दोस्तों? ये जनेवा में था। लीग ऑफ नेशन जन्म के समय कहाँ स्थित था? जनेवा में दोस्तों। राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में था दोस्तों। चलिए 15 देखिए, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920 को दोस्तों। कब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना? 10 जनवरी 1920 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राष्ट्र संघ के निम्न में से कौन सा अंग एक स्वशायत संस्था थी दोस्तों? राष्ट्र संघ के निम्न में से कौन सा अंग एक स्वशायत संस्था थी दोस्तों? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन था दोस्तों। कौन सा? राष्ट्र संघ के स्वशायत संस्था थी दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ था दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। देखिए दोस्तों, इस न्यायालय में दोस्तों 15 न्यायाधीश होते हैं और चयन महासभा में वह परिषद 9 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों उसको हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ दोस्तों? ये हुआ था 10 जनवरी 1920 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना दोस्तों। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड का जनेवा श्रम संगठन का भी मुख्यालय यहीं पे है दोस्तों। देखिए, श्रमिकों, पुरुषों, स्त्रियों और बालकों के हितों की रक्षा करना, उसकी दशा में सुधार करना और अमेरिकी राष्ट्र संघ सदस्य न होते हुए इसका सदस्य था। जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बनने से पूर्व इसका सदस्य था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, राष्ट्र संघ के विधान की दूसरी धारा के अनुसार संघ के कार्य संचालन के लिए किसकी व्यवस्था नहीं की गई दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की व्यवस्था नहीं की गई थी। जो किया गया था सामान्य सभा था, काउंसिल था, सचिवालय था दोस्तों। देखिए, तकनीकी के रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन राष्ट्र संघ की संरचना का भाग नहीं था, परंतु वह वर्साई की संधि का ही एक भाग था दोस्तों। क्वेश्चन 19 देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राष्ट्रपति विल्सन का दिया गया भाषण जो विश्व संघ की आवश्यकता प्रतिपादित है की तिथि क्या है? तो 22 जनवरी 1917 दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन का दिया गया भाषण जो एक विश्व संघ की आवश्यकता प्रतिपादित है दोस्तों, प्रतिपादित है की तिथि क्या था दोस्तों? तो 22 जनवरी 1917 था दोस्तों। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के पूर्व 8 जनवरी 1918 को विश्व शांति में 14 सूत्रीय बिंदुओं की घोषणा की दोस्तों। आप लोग आगे अपने से पढ़ लीजिएगा स्टॉप करके वीडियो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस तत्कालीन राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व संगठन की स्थापना का समर्थन किया दोस्तों? वुडरो विल्सन था दोस्तों। कौन था? वुडरो विल्सन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राष्ट्र संघ को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया दोस्तों? तो 1946 में राष्ट्र संघ को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। राष्ट्र संघ की स्थापना 19 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया। तो उस कमेटी के अध्यक्ष थे दोस्तों वुड्रो विल्सन थे दोस्तों। राष्ट्र संघ की स्थापना 19 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया, ये उस कमेटी के अध्यक्ष थे तो वुड्रो विल्सन थे दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 27 देखिए, राष्ट्र संघ की कौन सी धारा निशस्त्रीकरण से संबंधित है दोस्तों? आपका 8 और 9 धारा दोस्तों निशस्त्रीकरण से संबंधित है। देखिए धारा 2 और 5 दोस्तों महासभा और परिषद के गठन व अधिकारों से संबंधित है। और धारा 6 और 7 दोस्तों महासचिव व उसके स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है। और धारा 8 और 9 दोस्तों निशस्त्रीकरण से संबंधित है। धारा 8 और 9 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राष्ट्र के संविधान में कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों राष्ट्र के संविधान में 22 धाराएं हैं दोस्तों। कितनी धाराएं? 22 धारा दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, राष्ट्र संघ की स्थापना किस देश के सर्वाधिक योगदान था परंतु वह राष्ट्र के सदस्य नहीं ले सका दोस्तों? तो अमेरिका नहीं ले सका दोस्तों। 26 देखिए, राष्ट्र संघ की असेंबली में सदस्य देशों के कितने प्रतिनिधि होते थे जिसमें मत देने का अधिकार एक कोई था दोस्तों? ये आपका 3 सदस्य था दोस्तों। फिर से देखिए, राष्ट्र संघ की असेंबली में सदस्य देशों में कितने प्रतिनिधि होते थे जिसमें से मत देने का अधिकार एक को ही था दोस्तों? तो ये 3 देश थे दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिनिधि संस्था में राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र इसके भी सदस्य थे। सदस्य देश अगले 3 प्रतिनिधि इसमें भेज सकता था परंतु उसे एक ही मत देने का अधिकार था। सभा अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य व सम्मति से करती थी। महासभा का अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर माह में जनेवा नगर में किया जाता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, राष्ट्र संघ असेंबली द्वारा क्रमशः कितने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रतिवर्ष निर्वाचित होते हैं दोस्तों? 1 अध्यक्ष और 8 उपाध्यक्ष। तो राष्ट्र संघ असेंबली प्रतिवर्ष 1 अध्यक्ष और 8 उपाध्यक्ष निर्वाचित करती थी। असेंबली को मतदान 4 पद्धतियां थी दोस्तों। कुछ विषयों में 2/3 बहुमत की और कुछ में पूर्ण बहुमत आवश्यक था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, राष्ट्र संघ असेंबली में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो वुड्रो विल्सन ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की दोस्तों। राष्ट्र संघ की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वुड्रो विल्सन दोस्तों। प्रथम असेंबली वुड्रो विल्सन ने आहूत किया था दोस्तों, आहूत किया। और 15 नवंबर 1920 को इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। असेंबली का अंतिम अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 को था दोस्तों, अंतिम अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, राष्ट्र संघ असेंबली द्वारा कार्यों का संपादन कितनी समितियों के माध्यम से करवाया जाता है दोस्तों? तो 6 समितियों के माध्यम से करवाया जाता है। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राष्ट्र संघ काउंसिल में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित थी दोस्तों? 5 और 4 थी दोस्तों। कुल 9 सदस्य होते थे दोस्तों जिसमें 5 अस्थायी और 4 अस्थायी होते थे। देखिए परिषद में अस्थायी सदस्य कौन कौन थे? संयुक्त अमेरिका थे, ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली, जापान था दोस्तों। अमेरिका के संघ से अलग हो रहने के लिए 1926 में जर्मनी 5वां स्थान प्राप्त होता है। 1933 में जर्मनी राष्ट्र संघ से अलग होने के बाद 1934 में रूस का यह स्थान दिया गया दोस्तों। और अस्थायी सदस्यों की संख्या 1936 में इसमें 11 कर दी गई थी दोस्तों। एक देखिए, राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जनेवा दोस्तों। राष्ट्र संघ का सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित? जनेवा दोस्तों। स्थानीय प्रशासनिक अंग था जो सर्वाधिक उपयोगी और सबसे कम विवादास्पद अंग था। इसका प्रधान अधिकारी महासचिव कहलाता था। सचिवालय में कुल 11 विभाग होते थे दोस्तों। 32 देखिए, राष्ट्र संघ में प्रथम महासचिव कौन थे? सर ड्रमंड थे दोस्तों। कौन थे? सर ड्रमंड। राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ब्रिटेन के जेम्स एरिक ड्रमंड 1920 से 1930 तक थे। उसके बाद फ्रांस के एम जोसेफ एनवाल 1940 में इस पद पर है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड जॉर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? हैग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हैग में दोस्तों। 20 दिसंबर 1920 को हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 अप्रैल 1922 को कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हॉलैंड और जर्मनी अधिकार होने के बाद इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थानांतरित किया गया दोस्तों। राष्ट्र संघ असेंबली की वार्षिक बैठक कहाँ हुई दोस्तों? जनेवा में। कहाँ पे दोस्तों? जनेवा में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 35 देखिए, किसने राष्ट्र संघ को एक बदनाम माँ की अवैध संतान कहा दोस्तों? नॉर्मन वैन विच दोस्तों। कौन बोला? नॉर्मन वैन विच दोस्तों।
चलिए 36 देखिए, लेनिन लेनिन ने एक राष्ट्र को किस संज्ञा से अभिव्यक्त किया दोस्तों? पूंजीवादी हथियार दोस्तों, पूंजीवादी हथियार बोला। 37 देखिए, राष्ट्र संघ ने किस देश को सर्वाधिक शरणार्थियों को बसाने में योगदान किया दोस्तों? बुल्गारिया को दोस्तों। किसको बसाने में योगदान मदद किया दोस्तों? बुल्गारिया को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, 38 है, शरणार्थियों को बसाने में राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। किसकी अध्यक्षता में एक पृथक आयोग का गठन किया गया दोस्तों? डॉक्टर नामसेन की अध्यक्षता में। किसके? डॉक्टर नामसेन नॉर्वे के निवासी थे दोस्तों। 39 देखिए, किस विद्वान ने राष्ट्र संघ के संरक्षण और मैंडेट सिस्टम के बारे में कहा था कि यह एक तरफ का पाखंड था जिसका उद्देश्य पुराने साम्राज्यवादी भेड़ियों और भेड़ के नए कपड़ों में छिपाना था दोस्तों? ये था क्विंसी राइट दोस्तों। 40 देखिए, विल्सन विवाद किन देशों के मध्य था जिसमें राष्ट्र संघ को असफलता का सामना करना पड़ा दोस्तों? तो पोलैंड के लिथुआनिया दोस्तों। कहाँ पे? पोलैंड के लिथुआनिया दोस्तों। 11 देखिए, राष्ट्र संघ की सदस्यता के निष्कासित किए जाने वाला एकमात्र देश था दोस्तों? ये था रूस दोस्तों। राष्ट्र संघ की सदस्यता से एकमात्र निष्कासित किया जाने वाला देश कौन सा एकमात्र देश था दोस्तों? रूस था। फ्रांस की सहायता से रूस 1934 में इसका सदस्य बना। फिनलैंड पर आक्रमण के कारण 14 दिसंबर 1939 को राष्ट्र संघ से निष्कासित कर दिया दोस्तों। राष्ट्र संघ सिद्धांतों पर प्रथम आघात कैसे हुआ दोस्तों? मंचूरिया और जापान पर आक्रमण दोस्तों प्रथम आघात हुआ। राष्ट्र संघ के सिद्धांतों पर प्रथम आघात किसके विरुद्ध हुआ था? मंचूरिया और जापान के आक्रमण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चैप्टर की ओर चलते हैं दोस्तों। चैप्टर आपका आ रहा है दोस्तों इटली का फांसीवाद दोस्तों। चैप्टर नंबर 11 है दोस्तों, इटली का फांसीवाद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मुसोलिनी की विदेशी नीति को निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो नीचे दिए कूट में सहायता से सही विकल्प है दोस्तों। हम लोग देखते हैं। पहले आएगा दोस्तों रोड्स और डोकेनीज द्वीप समूह का प्राप्त करना दोस्तों। उसके बाद आएगा आपका फ्यूम का अधिकार दोस्तों। उसके बाद रोम पैक्ट आएगा। उसके बाद साथियों आपका सी आएगा दोस्तों रोम बर्लिन धूरी दोस्तों। पहले आएगा तो नीचे देखते हैं दोस्तों। मुसोलिनी 1927 में लोसेन की संधि के तहत भूमध्य सागर में स्थित डोडेकेनीज रोड्स द्वीप प्राप्त की। इटली और यूगोस्लाविया 27 जनवरी 1934 को रोम की संधि करके फ्यूम को आपस में बांट लिया दोस्तों, जिसके तहत फ्यूम इटली तथा फ्यूम का उपनगर फोर्ट बोरेस और यूगोस्लाविया को मिला। फ्रांस 1935 के रोम पैक्ट के मुसोलिनी को अबिसिनिया का अधिकार करने की छूट दी और 25 अक्टूबर 1936 को हिटलर और मुसोलिनी के मध्य रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से म्यूनिख समझौता किसने भाग नहीं लिया दोस्तों? म्यूनिख समझौता में किसने भाग नहीं लिया दोस्तों? लिटुवेनिया लिया दोस्तों। कौन? लिटुविनोव दोस्तों। कौन भाग नहीं लिया? लिटुविनोव दोस्तों। चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेन क्षेत्र में जर्मनी भाषियों को अल्पसंख्यक मुद्दे पर संभावित यूरोपीय संघर्ष को टालने के लिए 1938 में म्यूनिख सम्मेलन हुआ, जिसमें मुसोलिनी की लोकप्रियता काफी वृद्धि हुई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इटली में फासिस्ट शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले का पता लगाने के लिए गुप्त पुलिसों की व्यवस्था थी। इसे कहा जाता है दोस्तों ओबरा कहा था। क्या कहा था? ओबरा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समाजवादी पत्र आवांटी का संपादक कौन था दोस्तों? मुसोलिनी था। कौन था दोस्तों? अवांती का संस्थापक मुसोलिनी दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इटली 1936 में किस अफ्रीकन राज्य का अधिकार किया दोस्तों? इटली जो है 1936 में किस अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया था? अबिसिनिया पर दोस्तों। किस पे अधिकार किया था? अबिसिनिया पर दोस्तों। अधिसभा का आक्रमण करना अधिकार कर लिया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रोड्स और डोडेकनीज द्वीप मुसोलिनी के किस वर्ष यूनान से वापस लिया दोस्तों? 1923 में वापस लिया दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, 1923 में कॉर्फ्यू विवाद किन दो देशों के बीच हुआ दोस्तों? यूनानी और इटली के बीच कॉर्फ्यू विवाद 1923 में हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया दोस्तों। तो जो सत्य नहीं है उसको छोड़िए, जो सत्य है उसको पढ़ते हैं दोस्तों।
सत्याग्रह आत्मशक्ति या सत्य शक्ति है दोस्तों, सही है। देखिए, अनुचित कानूनों को अहिंसक तरीके से सविनय अवज्ञा वास्तविक सत्याग्रह दोस्तों। ब्रिटिश शासन का तख्ता पलटने के लिए भारतीयों ने सत्याग्रह अपनाया दोस्तों। और जो गलत है दोस्तों आपका ये है, इटली की जनता ने सत्याग्रह और हैब्सबर्ग शासकों को इटली छोड़ने के लिए विवश किया दोस्तों, इसलिए वो गलत है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्र फासिस्ट इटली और नाजी जर्मन के बीच मित्रता का कारण बना, जिसे रोम बर्लिन की धुरी कहा जाता है दोस्तों? अबिसिनिया था दोस्तों। कौन सा था? अबिसिनिया दोस्तों। रोम बर्लिन धुरी में शब्द पहली बार प्रयोग नवंबर 1936 में मुसोलिनी द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? मुसोलिनी द्वारा दोस्तों। इटली ने 1936 में अबिसिनिया का आक्रमण कर इटली ने 1936 में अबिसिनिया का आक्रमण किया, तो हिटलर ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि इटली के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित करना चाहता था। स्पेन की गृह युद्ध परिस्थितियों ने दोनों तानाशाह को निकट लाने में कार्य किया। 25 अक्टूबर 1936 को दोनों के बीच एक संधि हुई जिसमें रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। 3 देशों ने एक गठबंधन किया जिसे कोमिटोन विरोधी संधि कहा जाता है दोस्तों। ये था दोस्तों जर्मनी, इटली और जापान दोस्तों। 3 देशों ने विरोधी संधि किया दोस्तों। कौन कौन था? जर्मनी, इटली और जापान दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। 11 देखिए, इटली ने फासिस्ट आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही था दोस्तों? देखिए, आपका फासिस्ट आंदोलन में अक्सर जातिवाद और यहूदी विरोधी का समर्थन किया दोस्तों। फासिस्ट आंदोलन ने अक्सर जातिवादी और यहूदी विरोधी का समर्थन किया दोस्तों। आपका ये सही था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। बेनिटो मुसोलिनी के जीवन वृत्त से जुड़ी घटनाओं पर विचार कीजिए। अबिसिनिया विजय 1935 में किया दोस्तों बेनिटो मुसोलिनी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 देखिए। 1935 को लेवाल मुसोलिनी संधि मुसोलिनी की फांसीवादी शासन की बड़ी घटना मानी जाती है। इनमें कौन सा कथन इस संधि से सत्य नहीं है दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं। बी देखिए, जो सत्य है उसको पहले पढ़ते हैं। इटली और फ्रांस के साथ साझा संबंध युद्ध पश्चात यूरोप के शुरुआती समय का सबसे खतरनाक समीकरण था दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए। 1935 की लावाला मुसोलिनी संधि में औपचारिक विवाद का तत्कालीन समय के लिए सुलझा दिया था और दोनों देशों के बीच संबंधों का सुधार हुआ दोस्तों। फिर देखिए, इटली अपने प्रभाव का विस्तार उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र, डेन्यूब क्षेत्रों और बाल्कन क्षेत्र करना चाहता था और इसलिए उसने फ्रांस के साथ टकराव को टाल दिया दोस्तों। ऑस्ट्रिया के साथ जर्मन एकीकरण की नाजी संरचना के कारण फ्रांस इटली को करीब आए दोस्तों। आपका बी गलत है दोस्तों। फ्रांस ने इटली द्वारा वर्साई संधि को अस्वीकार करने के लिए फैसले को जोरदार विरोध किया दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों। तीन अक्टूबर 1935 को अबिसिनिया पर अधिकार किया था दोस्तों, फ्रांस का समर्थन पाकर दोस्तों। चलो देखिए, विश्वास करो, आज्ञा पालन करो और लड़ो संबंधित नारा है दोस्तों फांसीवाद का। विश्वास करो, आज्ञा पालन करो और लड़ो फांसीवाद का नारा था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों देखिए। लावेल मुसोलिनी समझौता 1935 में उत्तरी अफ्रीका में इटली को कई लाभ दिया दोस्तों। फ्रांस इटली और जर्मनी के साथ जाने से रोकना चाहता था। आपका ए भी सही थे, आर भी ए आर दोनों से दोस्तों। आर एक सही व्याख्या करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। मुसोलिनी का पूरा नाम था दोस्तों बेनिटो मुसोलिनी था। क्या था मुसोलिनी का पूरा नाम? बेनिटो मुसोलिनी था मुसोलिनी का पूरा नाम दोस्तों। इटली के रोमांगना में हुआ था इनका जन्म दोस्तों। बेनिटो मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ था? 1883 में दोस्तों, इटली के रोमांगना में दोस्तों। चलिए 17 देखिए। फांसीवाद के राज्य को माना जाता है दोस्तों व्यक्तियों का एक निरंकुश शक्ति दोस्तों। व्यक्तियों का निरंकुश शक्ति माना जाता है फासिस्टवाद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। राष्ट्र के लिए प्रत्येक वस्तु राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं, राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं, यह दर्शन किस विचारधारा से संबंधित है दोस्तों? फांसीवाद से। फिर से देखिए, राष्ट्र के लिए प्रत्येक वस्तु राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं और राष्ट्र के बाहर कुछ भी नहीं, यह दर्शन किस विचारधारा से संबंधित? फांसीवाद से दोस्तों। राष्ट्र के प्रति अपनी सर्वसत्तावादी संकल्पना को व्यक्त करते हुए मुसोलिनी ने कहा,
प्रत्येक वस्तु राज्य के अंतर्गत है और कोई वस्तु बाहर नहीं है और ना कोई वस्तु उसके विरुद्ध हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फांसीवाद दर्शन का स्वरूप क्या है दोस्तों? तो सर्वाधिकारवादी है दोस्तों। क्या है? सर्वाधिकारवादी है फांसीवाद दर्शन का संबंध दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फांसीवाद राज्य की प्रकृति क्या थी? तो निगम राज था दोस्तों। फांसीवाद राज्य की प्रकृति क्या थी? निगम राज दोस्तों। 1933 में प्रारंभ निगमित राज्य की अवधारणा मुसोलिनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक थी दोस्तों। पुलिस श्रम के विवाद। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा फांसीवाद के राज्य के सिद्धांत नहीं था दोस्तों? तो आपका जो था उसको पढ़ते हैं पहले। राज्य का अधिकारवादी चरित्र दोस्तों। राज्य का अधिकारवादी चरित्र था। राज्य स्वयं एक सहाय था दोस्तों। राज्य आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। आपका गलत है। राज्य एक सहकारी चरित्र है दोस्तों। राज्य एक सर्व सहकारी चरित्र नहीं था। फांसीवाद विचारधारा में सर्वशक्तिमान राज्य का समर्थक है और राज्य का अधिकार सर्वव्यापी है दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। एक सर्वोच्च राज्य प्रतिरोधहीन शासन फांसीवाद विचारधारा की प्रमुख विशेषता है दोस्तों। 22 क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फांसीवाद निम्न से सभी का विरोधी है सिवाय राष्ट्रवाद के छोड़ के दोस्तों। राष्ट्रवाद छोड़ के फांसीवाद जो है सभी का विरोधी है दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 23 देखिए, फांसीवाद राष्ट्र को सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है। शांतिवाद, लोकतंत्र, पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, उदारवाद तथा व्यक्तिवाद का कट्टर विरोधी है दोस्तों। फांसीवाद सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुआ दोस्तों? ये इटली में दोस्तों। फांसीवाद सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुआ? इटली में दोस्तों। फांसीवाद उद्भव संसार में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में हुआ था। इस दल का संस्थापक बेनिटो मुसोलिनी और फांसीवाद एक दल एक नेता के सिद्धांत के विश्वास रखता है दोस्तों। 24 देखिए, इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1919 में इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मुसोलिनी किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ड्यूस के नाम से। मुसोलिनी जो थे किस नाम के उपनाम से जानते हैं? ड्यूस के नाम से। तो मुसोलिनी फांसीवाद दल का प्रधान नेता था तो जिसे ड्यूस कहा जाता था। फ्यूहर उपाधि जर्मन तानाशाह हिटलर को दिया गया था। फ्यूहर दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट लिटिल कारपोल के नाम से थे। नेपोलियन बोनापार्ट को किस नाम से जानते हैं? लिटिल कारपोल। तो फ्यूहर के नाम से जर्मन के तानाशाह हिटलर को जानते हैं। और दोस्तों मुसोलिनी फांसीवाद को प्रधान नेता जिसे ड्यूस भी कहा जाता था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इल टूचे किस लिए प्रयुक्त हुआ दोस्तों? तो मुसोलिनी के लिए इल टूचे किसके लिए प्रसिद्ध है? मुसोलिनी के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 27 देखते हैं। पोपिलो डी इटली का पत्र किसने प्रकाशित किया दोस्तों? तो ये प्रकाशित किया मुसोलिनी दोस्तों। पोपोलो डी इटली का किसने प्रकाशित? मुसोलिनी दोस्तों। मुसोलिनी प्रारंभ में एक समाजवादी नेता था दोस्तों। किसी भी समय हिंसापूर्वक पूंजीवाद को उखाड़ फेंकते हैं। साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और राष्ट्रवाद की निंदा करने वाले को लोकतंत्र प्रसार करने वाले संपादकीय लेख लिखे दोस्तों। मुसोलिनी ने इल पेपोलो नामक समाचार पत्र संपादन किया था। हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, व्यक्ति के राज्य के प्रति अधीनता निम्न किसकी अनिवार्य विशेषता है दोस्तों? ये फांसीवाद सिद्धांत है। क्या है? फांसीवाद सिद्धांत दोस्तों। फांसीवाद के अनुसार राज्य सर्वोपरि है। राज्य में भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं है। फांसीवाद राज्य सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास करता है दोस्तों। देखिए, फांसीवाद निम्न किस सिद्धांत को अस्वीकार किया दोस्तों? तो अधिकार और स्वतंत्रताएं इसको अस्वीकार किया दोस्तों। फांसीवाद जातीय और राष्ट्रीय श्रेष्ठता का समर्थक था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फांसीवाद महिमा मंडित करते हैं फांसीवाद दोस्तों। देखिए, हिंसा का, युद्ध का और नेता का दोस्तों, व्यक्ति का नहीं करते। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, युद्ध पुरुष के लिए वैसे ही है जैसे महिला के लिए भातृत्व। मुसोलिनी बोले दोस्तों, युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसे महिला के लिए भातृत्व दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
मुसोलिनी प्रारंभ में युद्ध विरोधी 1911 में ट्रिपोली युद्ध का विरोध करने के कारण जेल जाना पड़ा था, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के समय दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, उनका कहना था कि केवल रक्त ही इतिहास के पहियों के आगे चल सकता है। बताइए, देखिए, फांसीवाद निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता दोस्तों? ये सर्वहारा की तानाशाही को परिवर्तित नहीं करता दोस्तों। फांसीवाद दोस्तों एक दल, एक नेता, एक शासन में विश्वास करता है। ये वह युवकों को आह्वान देता है और विश्वास करो, आज्ञा करो, लड़ो, ट्रस्ट ओबे फाइट दोस्तों। चलिए, 33 देखिए, फांसीवाद अधिक महत्व प्रदान करता है दोस्तों राष्ट्र को। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फांसीवाद के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक विस्तार रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है दोस्तों? अभिजात वर्ग की सरकार दोस्तों। किसकी सरकार में? अभिजात वर्ग की सरकार दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं। इतालवी भाषा में फासे शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सब वस्तुओं पर राज का नियंत्रण। सब वस्तुओं पर किसका नियंत्रण होता है दोस्तों? राज का नियंत्रण। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किस इतिहासकार ने मुसोलिनी को आश्चर्यजनक आडम्बरी कहा दोस्तों? डेनिस मैक स्मिथ दोस्तों। किसने कहा था? डेनिस मैक स्मिथ दोस्तों। कहते देखिए, मुसोलिनी द्वारा प्रसिद्ध रोम मार्च कब किया गया दोस्तों? अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी द्वारा रोम मार्च किया गया दोस्तों। नेपल्स सम्मेलन मुसोलिनी ने घोषणा की यदि सत्ता उसे नहीं सौंपी गई तो वो अपने कार्यकर्ताओं की सहायता 27 अक्टूबर को रोम पर चढ़ाई कर देगा। मांगो स्वीकार। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, फांसीवाद बल देता है। फांसीवाद बल किस पे देता है? तो राज्य की सत्ता शक्तिमत्ता दोस्तों। फांसीवाद बल देता है राज्य की शक्तिमत्ता पर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 39 देखिए, फांसीवाद के अनेक विचारकों ने सामाजिक और राजनीतिक विचारकों से प्रेरणा ग्रहण की। इस संदर्भ में सूचीबद्ध सूचितों को सम्मिलित करना है दोस्तों। देखिए, मैकियावेली दोस्तों, कुकुरता, बदनीयता, कपट दोस्तों। मैकियावेली। हीगल दोस्तों, राज की महानता। ओपेनहाइमर दोस्तों, हिंसा। ओपेनहाइमर हिंसा है और सोरेल दोस्तों आतंकवाद है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 40 देखिए, मुसोलिनी और पोप पायस 11 में के बीच लोटरन समझौता कब हुआ दोस्तों? ये 1929 में। कब हुआ? 1929 में दोस्तों। 41 देखिए, निगमित राज्यों को सर्वाधिक साहसी, निर्भीक और भौतिक कर किसने से रहा दोस्तों? तो मुसोलिनी ने। किस रहा? मुसोलिनी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 42 देखिए दोस्तों, अपनी वैवाहिक अस्पष्टता के बावजूद फासिस्ट दल ने जिस बात को दो टूक शब्दों में वादा किया वह थी दोस्तों इटली के प्रभाव का विस्तार दोस्तों। 43 देखिए, अगर यह मुझे चांदी की थाली में भेंट दिया जाए तो भी मैं ये संघर्ष अस्वीकार करूंगा, क्योंकि मैंने इसे शक्ति के बल से प्राप्त करना निश्चय किया है। मुसोलिनी ने यह कथन इस राष्ट्र के बारे में कहा दोस्तों? तो अबिसिनिया के बारे में। किसके बारे में? अबिसिनिया, इथोपिया के बारे में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इटली से राष्ट्र संघ की सदस्यता परित्याग कब किया दोस्तों? 1937 में दोस्तों। इटली ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब त्याग किया? 1937 में दोस्तों। मुसोलिनी ने 1927 में अल्बानिया के साथ कौन सी संधि की दोस्तों? तो तिराना संधि। मुसोलिनी ने अल्बानिया के साथ कौन सी संधि की? तो तिराना की संधि दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं। 46 हिटलर के शास्त्रीकरण में भयभीत होकर मुसोलिनी इंग्लैंड व फ्रांस के प्रधानमंत्रियों किस स्थान पर मुलाकात की दोस्तों? अस्ट्रेसा पर मुलाकात की दोस्तों। 47 देखिए, 2 जनवरी 1937 को इटली ने किस देश के साथ भद्रजन जेंटलमैन समझौता किया दोस्तों? इंग्लैंड किया। कौन किया दोस्तों? इंग्लैंड किया। मुसोलिनी ने 2 जनवरी 1937 को इंग्लैंड के साथ भद्रजन जेंटलमैन समझौता किया दोस्तों। 48 देखिए, इटली व जर्मनी के मध्य फौलादी समझौता कब हुआ दोस्तों? ये हुआ दोस्तों 22 मई 1939 को। कब हुआ दोस्तों? इटली और जर्मनी के मध्य फौलादी समझौता दोस्तों 22 मई 1939 दोस्तों। देखिए दोस्तों,
चैप्टर नंबर आपका आ गया दोस्तों 12 नंबर दोस्तों। जर्मनी के नाजीवाद आ गया चैप्टर में दोस्तों। चलिए 12 चैप्टर देखते हैं हम लोग। कौन युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए, जर्मनी का पुनः शास्त्रीकरण दोस्तों 1935 में, 1933 में नहीं हुआ था। जर्मनी का पुनः शास्त्रीकरण कब? 1935 में। हिटलर द्वारा राइनलैंड का स्वामीकरण दोस्तों 1936 में हुआ था। और जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण 1938 में दोस्तों। पोलैंड के साथ अनाक्रमक समझौता 1934 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नए वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संसद ऊपरी सदन का क्या नाम है दोस्तों? तो राइन खास है दोस्तों। क्या नाम है? राइन खास दोस्तों। इसे लोकसभा कहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1920 में 25 सूत्री कार्यक्रम की रचना किसने की दोस्तों? गोटफ्रेड लीडर दोस्तों। कौन किया? गोटफ्रेड लीडर दोस्तों। म्यूनिक में प्रस्तुत किए गए थे। इसकी रचना गोटफ्रेड लीडर तथा इसमें संशोधन हिटलर और हेलन डेक्सलर ने किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 थी, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका ऑस्ट्रिया दोस्तों। हिटलर का जन्म कहाँ? ऑस्ट्रिया दोस्तों। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रानो में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में यह जर्मनी की और ये फौज में कारपोल के पद पर रहते हुए लड़ा और 1918 में शौर्यपूर्ण प्रदर्शन के कारण आयरन क्रॉस प्रदान किया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हिटलर के दल का नाम क्या था दोस्तों? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी दोस्तों। क्या नाम था? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी दोस्तों, हिटलर के दल का नाम। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो मैन कैफ के लेखक कौन है दोस्तों? हिटलर है। हिटलर भी आई है दोस्तों। मैन कैफ के लेखक कौन है? हिटलर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 7 देखिए, हिटलर की विदेशी नीति लेमेंस रोम क्या था दोस्तों? हिटलर की विदेश नीति में लेमेंस रोम क्या था? जर्मनी के भू क्षेत्रीय विस्तार का लक्ष्य था दोस्तों। क्या? जर्मनी के भू क्षेत्रीय विस्तार का लक्ष्य था दोस्तों। हम लोग हिटलर की आत्मा था दोस्तों मेन कैंप विश्व प्रभुत्व की योजना प्रस्तुत की, जिसके तहत पूर्व की ओर विस्तार नीति के तहत सोवियत संघ ने प्रायित यूरोप और जर्मन के रहने के लिए योग्य स्थान प्राप्त किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हिटलर की विदेश नीति अनुशूलुस क्या थी दोस्तों? ऑस्ट्रिया को जर्मनी से मिलाने की इच्छा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हिटलर और पोलैंड के साथ 10 वर्षीय आक्रमण समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1934 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ? 1934 में। चलिए क्वेश्चन में 10 देखिए, हिटलर राष्ट्र संघ से अलग कब हुआ था? 1933 में राष्ट्र संघ से हिटलर अलग हो गया था दोस्तों। नाजीवादी की गुप्तचर पुलिस व्यवस्था थी दोस्तों गोस्टेपा दोस्तों। नाजीवादियों की गुप्तचर पुलिस व्यवस्था क्या थी? गोस्टेपा दोस्तों। गोस्टेपो नाजीवादियों की गुप्तचर पुलिस व्यवस्था थी दोस्तों। इसके विरोधियों की पहचान सुनिश्चित कर उन्हें दंड देना था दोस्तों। ओबरा क्या था दोस्तों? यह मुसोलिनी की पुलिस व्यवस्था थी। ओबरा पुलिस व्यवस्था को क्या कहते हैं मुसोलिनी में दोस्तों? ओबरा। ड्रांग नोक ओस्टेन दोस्तों, हिटलर द्वारा रूस की और बढ़ने को नीति, जिसे पूर्व की ओर आगे बढ़ने की नीति के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, लोरकानो पैक्ट क्यों कराया गया दोस्तों? लोरकानो पैक्ट फ्रांस की सलामती के लिए लोरकानो एक्ट कराया गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 13 देखिए, नवंबर 1936 का साम्यवाद विरोधी समझौता हुआ दोस्तों जापान और जर्मनी के बीच। नवंबर 1936 का साम्यवाद विरोधी हुआ जापान और जर्मनी के बीच दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलो देखिए, जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? वाइमर में। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ? वाइमर में दोस्तों। वाइमर गणतंत्र जर्मनी को उस प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संसदीय सरकार को कहा जाता है जिसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन 1919-1933 तक शाही सरकार की स्थापना कार्य संभाला दोस्तों। यद्यपि उस समय जर्मनी का औपचारिक जर्मन राइक ही था। तो 1919 में वाइमर नगर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन, इस सम्मेलन संवैधानिक सदन लोकसभा का गठन था दोस्तों, इसलिए इसे वाइमर गणतंत्र भी कहते हैं। वरना देखिए, जनवरी 1933 में निम्नलिखित इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग द्वारा हिटलर को सरकार बनाने का आमंत्रण मिला दोस्तों।
ये वॉन स्लाइसर है दोस्तों। कौन है? वॉन स्लाइसर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हिटलर के द्वारा यहूदियों के विरुद्ध न्यूरेमबर्ग कानून किसके खिलाफ बनाया गया दोस्तों? यहूदियों के खिलाफ बनाया गया दोस्तों न्यूरेमबर्ग कानून दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्रिस्टाल नॉक की घटना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 9 नवंबर 1958 को हुई दोस्तों। चलिए 18 देखते हैं, द फ्यूहरर किसकी उपाधि थी दोस्तों? द फ्यूरिर हिटलर की उपाधि किसकी दोस्तों? हिटलर। 1933 में हिटलर जर्मनी के अधिनायक बना और वाइमर गणतंत्र समाप्त कर दिया। 2 अगस्त 1934 को हिंडनबर्ग की मृत्यु हो जाती है और राष्ट्रपति पद हिटलर के पास आ गया और हिटलर राष्ट्रपति और तथा चांसलर दोनों पदों एक करके स्वयं द फ्यूहरर बन गया दोस्तों। क्वेश्चन 19 देखिए, हिटलर को विद्रोह के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई दोस्तों। बियर होल विद्रोह में दोस्तों। किस होल में? बियर होल विद्रोह में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 20 देखिए, नाजी विचारधारा पर किसका प्रभाव नहीं था दोस्तों? तो रूसो का नाजी विचारधारा प्रभाव नहीं था दोस्तों। हीगल, फिक्ट और मार्वेल्स का था दोस्तों। 21 देखिए, हिटलर के समय प्रधान बिशप यानी राइख बिशप किसे नियुक्त किया दोस्तों? लुडविग म्यूलर को दोस्तों। किसे किया? लुडविग म्यूलर को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हिटलर ने सार का प्रदेश जर्मनी से कब मिलाया दोस्तों? हिटलर ने सार का प्रदेश जर्मनी से कब मिलाया था? 1935 में दोस्तों। कब मिलाया? 1935 में। वर्साई की संधि के अनुसार सार के प्रदेश में जनमत संग्रह करवाकर 1 मार्च 1935 को यह प्रदेश जर्मनी में मिला लिया था दोस्तों। हिटलर के द्वारा राइनलैंडो का सैन्यकरण कब किया गया दोस्तों? 1936 में किया गया। 1936 में दोस्तों। 24 देखिए, इस्पाती समझौता किन 2 देशों के बीच हुई थी? इटली और जर्मनी के बीच इस्पाती समझौता हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 25 इंग्लैंड तथा जर्मनी के मध्य नौसैनिक समझौता कब हुआ दोस्तों? 1935 में हुआ। कब हुआ? 1935 में दोस्तों। देखिए, इस समझौते के तहत इंग्लैंड जर्मनी को अपने नौसैनिक जहाज़ों पर टन भार के 35% तक नौसैनिक जहाज बनाने की अनुमति दी थी दोस्तों। हिटलर के नेतृत्व में जर्मन राज्य जो उत्कर्ष हुआ उसे किस नाम से जाना जाता था? तृतीय राइख के नाम से। किस नाम से? तृतीय राइख के नाम से दोस्तों। थर्ड राइख जिसे बोलते हैं। राइख शब्द का अर्थात वह साम्राज्य से दोस्तों। 27 के म्यूनिक समझौते कौन शामिल थे दोस्तों? तो उपर्युक्त सभी दोस्तों। मुसोलिनी था, हिटलर था, चैम्बरलेन था दोस्तों। जर्मनी द्वारा चेकोस्लोवाकिया सुडेटलैंड क्षेत्र को मार्च को 29 सितंबर 1938 को चैम्बरलेन इंग्लैंड यानी हिटलर जर्मनी दिला दिया। फ्रांस और मुसोलिनी इटली ने भाग लिया। इस सम्मेलन में चेकोस्लोवाकिया का सुडेटलैंड जर्मनी को दे दिया और तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चैप्टर में चलते हैं दोस्तों। देखिए, 2 विश्व युद्धों के मध्य का विकास दोस्तों। देखिए, 2 विश्व युद्धों के मध्य का विश्व दोस्तों। विकास नहीं, सॉरी, 2 विश्व युद्धों के मध्य का विश्व दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 13 है दोस्तों। निम्न में से कौन से स्थान पर 1933 में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ दोस्तों? लंदन में। कहाँ हुआ था दोस्तों? निम्न में से कौन से स्थान पर 1933 इसमें विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो लंदन में दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन सा देश विश्व के इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो 24 अक्टूबर 1929 को काला गुरुवार के नाम से जानते हैं दोस्तों। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 को प्रारंभ अमेरिकी राष्ट्रपति हूवर के काल में 24 अक्टूबर 1929 को वह इतिहास में काले गुरुवार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। शेयर बाजार में गिरावट के दौर शुरू हुआ और अमेरिका से उत्पन्न हुए उस महान आर्थिक विस्फोट अमेरिका सहित संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया दोस्तों। वॉल स्ट्रीट संकट के समय ब्लैक मंगलवार की घटना कब घटित हुई दोस्तों? 31 दिसंबर 29 को 29 अक्टूबर 1929 को दोस्तों। कब? 29 अक्टूबर 1929 को।
29 अक्टूबर 1929 को वॉल स्ट्रीट यानी न्यूयॉर्क नामक अमेरिकी के प्रति शेयर बाजार में अचानक शेयरों में 50% 50 अरब डॉलर गिर गया और इस आर्थिक महामंदी तत्कालीन कारण बना और अमेरिका की इस महामंदी का प्रारंभ हुआ दोस्तों अमेरिका में। अब पूरा विश्व चपेट में आ गया दोस्तों। न्यू डील किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के दोस्तों। न्यू डील किसके द्वारा दी गई थी? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा दोस्तों। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अमेरिकी लोगों को न्यू डील की योजना दी, जो रूजवेल्ट की रेडियो वार्ता फायर साइड चैट नाम से जानी जाती है। वहाँ फाइव देखिए, महान मंदी संबंधित नहीं है दोस्तों, महान मंदी में से संबंधित नहीं है। तो विड्रो विल्सन संबंधित महान मंदी से नहीं थे दोस्तों। हर्बर्ट हूवर था। ब्लैक ट्यूसडे था दोस्तों। अक्टूबर 1929 का स्टॉक मार्केट धाराशायी हुआ दोस्तों। ये तीनों आपका था, लेकिन जो नेगेटिव पूछ रहा दोस्तों आपका ये नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन दोस्तों। पहली शांति समझौता 1919 में विल्सन 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके अंतिम बिंदु राष्ट्रसंघ की स्थापना हुआ था दोस्तों। चलिए 6 देखिए, महामंदी का प्रारंभ कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये अमेरिका में हुआ था महामंदी का प्रारंभ दोस्तों। चलिए हम लोग न्यू डील योजना देकर अमेरिकी जनता को राहत दिए थे रूजवेल्ट राष्ट्रपति उस समय देते दोस्तों, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, महामंदी के समय दौरान किस वजह से ब्रिटिश उपनिवेश सरकार ने भारतीय रुपये का अवमूल्यन नहीं किया दोस्तों? क्योंकि विदेशी प्रेषण भरने की सरकार पर आए अनुग्रह की वजह से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन सा कारक 1931 की जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण का उत्तरदायी नहीं था दोस्तों? जो उत्तरदायी नहीं था दोस्तों उसको पहले पढ़ते हैं। उत्तरदायी जो था आपका देखिए बी है, गलत है। लेकिन जापान ने मंचूरिया में अपने बहुमूल्य निवेश एवं व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए आक्रमण किया दोस्तों। देखिए चीनी जापानियों ने मंचूरिया से भागना चाहते थे, चीनी जापानियों की मंचूरिया से भागना चाहते थे। जापान का प्रधानमंत्री इनयू काई आक्रामक सैन्य नीति के माध्यम से अपनी स्थिति जापान में मजबूत करना चाहते थे, लेकिन जापानी सैनिक टुकड़ियों ने सरकार की अनुमति के बिना मंचूरिया पर आक्रमण किया। ये गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आर्थिक इतिहासकार की रिएक्टर सारणी पर मापा गया अब तक सबसे व्यापक भूचाल किससे संबंधित है दोस्तों? द ग्रेट डिस्प्रेशन दोस्तों। किससे संबंधित है? द ग्रेट डिस्प्रेशन से दोस्तों। प्रथम महायुद्ध के कारण 1929 में आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। 1931 में मंदी के अपने चरम पर 1934 तक इसका प्रभाव बना। 1939 तक इसके लक्ष्य दिखाई देते रहे। 10 तक निम्न में से आर्थिक मंदी का सबसे कम प्रभाव किस देश पर पड़ा दोस्तों? ये सोवियत संघ रूस पर पड़ा। सबसे कम प्रभाव आर्थिक मंदी का दोस्तों, सबसे कम प्रभाव सोवियत संघ रूस को पड़ा दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं। 11 देखिए, क्रेडिट एनस्टाल्ट बैंक स्थित है दोस्तों। तो ये ऑस्ट्रिया में, क्रेडिट एनस्टाल्ट बैंक कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, असाधारण मंदी की शुरुआत का संबंध है ये वॉल स्ट्रीट की कीमतों को गिरना दोस्तों। असाधारण मंदी की शुरुआत का संबंध था दोस्तों वॉल स्ट्रीट की कीमतों को गिरना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में उत्पन्न आर्थिक संकट का समापन कौन सी नीति का अपनाकर किया गया दोस्तों? तो न्यू डील दोस्तों। कौन सा नीति अपना के? न्यू डील दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं। 15 देखिए, 1929 को किस देश के बैंक के दिवालेपन के कारण निर्भर देशों को ऋण मिलना बंद हो गया दोस्तों? अमेरिका के दोस्तों। अमेरिका पे जो बैंक थे उसको ऋण मिलना बंद हो गया दोस्तों। उस नीति का नाम बताया जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1929 को ग्रेट डिस्प्रेशन द्वारा उत्पन्न संकट आर्थिक संकट का सामना करने के लिए अपनाए दोस्तों। न्यू डील था दोस्तों। क्या था? न्यू डील। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 17 देखिए, आर्थिक संकट का काल था दोस्तों 1929 से 1934 दोस्तों, आर्थिक संकट का काल था। 18 देखिए, ब्रिटेन में फांसीवादी संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों ओस्वाल्डो मोजले दोस्तों। तो ओस्वाल्ड मोजले थे दोस्तों ब्रिटेन में फांसीवाद संघ की स्थापना करने वाले दोस्तों। 29 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्ण जर्मन आक्रमण के भय से किस देश ने मेजनी लाइन बनाई दोस्तों? ये फ्रांस बनाया दोस्तों। कौन बनाया? द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्ण जर्मन आक्रमण के भय से किस देश ने मेजनी लाइन बनाया? फ्रांस दोस्तों।
और सिंग फ्राइड लाइन दोस्तों का निर्माण फ्रांस ने कराया मेजिनो लाइन के मुकाबले पर दोस्तों। रूस ने भी पोलैंड के विरुद्ध किले पर बंदी की तथा स्टालिन लाइन का निर्माण किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दो महायुद्धों के मध्य ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति मुख्य कारण क्या था दोस्तों? साम्यवाद का खतरा। क्या था? साम्यवाद का खतरा था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, केलंग ब्रिटिया पैक्ट केलंग बिरिया पैक्ट संबंधित पत्र व्यवहार था दोस्तों। ये अमेरिकी फ्रांस के लिए था दोस्तों। किसके लिए था? अमेरिकी विदेश मंत्री केलंग और फ्रांसीसी विदेश मंत्री बिरिया के बीच पत्र व्यवहार दोस्तों, जिसके अनुसार 27 अगस्त 1928 को पेरिस में अमेरिकी, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, इटली, जापान, पोलैंड व बेल्जियम आदि देशों के प्रतिनिधि में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका मुख्य बात था दोस्तों युद्ध में राष्ट्रीय नीति का साधन बनाने के नीति परित्याग। 53 देशों ने इसे स्वीकार किया था दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। कौन सा देश विश्व इतिहास में काला मंगलवार के नाम से जाना जाता है दोस्तों? 29 अक्टूबर 1929 को काला मंगलवार के नाम से जानते हैं दोस्तों, क्योंकि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज न्यूयॉर्क विश्व स्थित सबसे बड़ा शेयर बाजार था दोस्तों। धड़ाम से गिरने के वजह से ये हुआ था दोस्तों। तारीख देखिए, प्रसिद्ध बैंक क्रेडिट एनसेटॉल्ड किस देश का बैंक था जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण 1931 में बंद हो गया था दोस्तों? ऑस्ट्रिया था। कौन सा बैंक था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया सर्वाधिक प्रसिद्ध बैंक जो 1931 में बंद हो गया था, उसके 2 माह बाद एक बड़े जर्मन बैंक डर्म स्टेटर उड नेशनल बैंक का दिवाला निकल गया। 24 देखिए, यूरोपीय देशों में कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी सर्वाधिक प्रभावित रहा दोस्तों? जर्मनी में। यूरोपीय देशों में कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से सर्वाधिक प्रभावित रहा? जर्मनी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आर्थिक मंदी से निपटने व आर्थिक नीतियों के तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। मेर्नार्ड किन्स दोस्तों, मेर्नार्ड किन्स। ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेर्नार्ड किन्स की पुस्तक रोजगार, बाजार, ब्याज और मुद्रा के समान सिद्धांत 1936 में प्रकाशित इस पुस्तक में मंदी के बाद आर्थिक नीतियों के बारे में जानकारी मिली दोस्तों। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए उसने सुझाव दिया कि सरकार को खर्च बढ़ाना चाहिए, सरकारी उद्यम प्रारंभ करें जिससे लोगों की आय में वृद्धि और अपने मृत प्रयत्न ये ब्रिटिश सरकार के आर्थिक नीतियों को तैयार करने में लगे रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 1932 में निम्न मध्यम वर्ग और छोटे भूस्वामियों से संबंधित इंटीग्रालिस्टा आंदोलन किस देश से हुआ दोस्तों? ब्राजील से हुआ था। कहाँ से? ब्राजील से दोस्तों। न्यू डील क्या है दोस्तों? क्या था दोस्तों? न्यू डील आर्थिक महामंदी से उबरने की अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की योजना थी न्यू डील दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 3R का मतलब देखिए दोस्तों, रिलीफ यानी राहत, लाखों लोगों की प्रत्यक्ष सहायता देने में मंदी से बाहर, रिकवर यानी बेरोजगारी को कम करना, और रिफॉर्म यानी सुधार, आर्थिक आपदा की पुनरावृत्ति रोककर आवश्यक उपाय करना। तो उसे ही न्यू डील उपायों को अमेरिकी टेनेंसी परिघाटी पर ग्रामीण अमेरिका का एक बड़ा पुनर्जीवित हो गया दोस्तों। 28 देखिए, जापान ने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए विस्तार नीति का सहारा लिया। इस नीति का प्रथम शिकार था दोस्तों मंचूरिया। कौन था? जापान ने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए विस्तार नीति का सहारा लिया। इस नीति का प्रथम शिकार था मंचूरिया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है दोस्तों। आर्थिक मंदी के परिणाम से पूर्वी यूरोप में कौन सी विचारधारा अपने जन्म जमाने में सफल रही दोस्तों? साम्यवाद रहा। कौन सा रहा दोस्तों? साम्यवाद। चलिए 30 देखिए, तनाका स्मरण पत्र किस देश से संबंधित था? तो जापान से दोस्तों। कहाँ से? जापान से। 31 देखिए, आर्थिक महामंदी के दौरान किस देश ने राष्ट्रीय सरकार का गठन किया दोस्तों? ब्रिटेन था। कौन था दोस्तों? ब्रिटेन। राष्ट्रीय सरकार जो था महामंदी के दौरान, ऑस्ट्रेलिया और जर्मन के बैंकों को फेल हो जाने के कारण ब्रिटेन के लोगों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना धन निकालने में 12 सितंबर 1931 को इंग्लैंड में सर्वमान्य नीति का त्याग किया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 32 देखिए, 1929 को आर्थिक महामंदी का तत्कालीन कारण था दोस्तों वॉल स्ट्रीट संकट था दोस्तों। क्या था? वॉल स्ट्रीट संकट दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
1929 में अमेरिकी के प्रसिद्ध शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट अचानक शेयर $50 अरब गिर जाने से इस आर्थिक मंदी का तत्कालीन कारण था दोस्तों। 1929 को आर्थिक महामंदी का परिणाम नहीं था दोस्तों, ये था युद्ध सामग्री के उत्पादन में कमी दोस्तों, ये नहीं था राष्ट्रसंघ को आघात, अधिनायकवाद और हिटलरवाद का उत्कर्ष और साम्यवाद, ये सब था दोस्तों। जो नहीं था आपका डी नहीं था। चलिए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? क्षतिपूर्ति और युद्ध ऋण दोस्तों, क्षतिपूर्ति और युद्ध ऋण दोस्तों। हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध पे चर्चा करते हैं हम लोग दोस्तों। चैप्टर नंबर आपका 14 है, द्वितीय विश्व युद्ध पे देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से म्यूनिख समझौता में भाग नहीं लिया दोस्तों। निम्नलिखित में से म्यूनिख समझौता में भाग नहीं लिया दोस्तों, तो ये लिटविनोव था दोस्तों। लिटविनोव भाग नहीं लिया, जो लिया देखिए दिलाविया, मुसोलिनी और हिटलर लिया दोस्तों। हिटलर द्वारा चेकोस्लोवाकिया के जर्मन बाहुल्य क्षेत्र सुडेटनलैंड की मांग 29 सितंबर 1938 को म्यूनिख में एक समझौता हुआ। इसमें जर्मन की ओर से हिटलर इटली की और मुसोलिनी फ्रांस की ओर से, अब ब्रिटेन की ओर से चैम्बरलेन ने भाग लिया दोस्तों। इस समझौते में एक अनुसार सुडेटनलैंड हिटलर को दे दिया गया और तथा साथ ही यह मांग रखी हिटलर के द्वारा क्षेत्र मांग नहीं की गई दोस्तों। दो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की गई दोस्तों? 3 सितंबर 1939 को दोस्तों। कब घोषणा की गई? 3 सितंबर 1939 को दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को से मानी जाती है, लेकिन जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड के साथ होने के कारण ब्रिटेन तथा फ्रांस 3 सितंबर दोस्तों, ब्रिटेन तथा फ्रांस 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ दोस्तों? ये शामिल हुआ 1941 में दोस्तों। 7 दिसंबर 1941 को जापान प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह से पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अमेरिका को काफी नुकसान हुआ। इसके अगले ही दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था दोस्तों। मैं आपको मेहनत, खून पसीना और आंसुओं के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकता, प्रधानमंत्री बनने पर यह संदेश किसने अपने देशवासियों को दिया था दोस्तों? तो विंस्टन चर्चिल दोस्तों। कौन था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल कहाँ के थे दोस्तों? तो प्रधानमंत्री दोस्तों। चैम्बरलेन के त्यागपत्र के पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के अफ्रीकी अभियानों का नेतृत्व किस सेनापति ने किया था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के अफ्रीकी अभियानों का नेतृत्व किस सेनापति ने किया था? रोमेल दोस्तों। किसने किया था? रोमेल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने औपचारिक रूप से कब आत्मसमर्पण किया दोस्तों? 2 सितंबर 1945 को जापान दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 के हिटलर ने पोलैंड से किस स्थान की मांग की थी? डेजिंग की मांग की। कहाँ की दोस्तों? डेजिंग बंदरगाह की मांग किया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इटली द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था दोस्तों? तो 1940 में हुआ था। इटली द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था दोस्तों? तो 1940 में। 10 जून 1940 को इटली ने फ्रांस और ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इटली युद्ध में आते ही फ्रांस का पतन होना शुरू हुआ और 16 जून 1940 को रेना के स्थान पर मार्शल पेटा प्रधानमंत्री बना और इसी दौरान जनरल डिगाला के नेतृत्व में इंग्लैंड की फ्रांसीसी सरकार गठित की गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित किस देश ने सुरक्षा के उद्देश्य से मेजनी लाइन का निर्माण किया था दोस्तों? ये फ्रांस था दोस्तों। मेजनी लाइन का निर्माण किसने किया था? फ्रांस दोस्तों। सिगफ्रायड लाइन तैयार किया दोस्तों। इसके बदले जर्मनी ने सिगफ्रीड लाइन का निर्माण जर्मनी किया था दोस्तों। चलिए हम लोग 10 देखते हैं। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कब किया दोस्तों? 7 मई 1945 को जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जर्मनी ने 22 जून 1941 को रूस पर आक्रमण किया।
इस आक्रमण को क्या नाम दिया गया था दोस्तों? ऑपरेशन बारबोसा। 22 जून 1941 को रूस पर आक्रमण किया, जिस आक्रमण को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन बारबोसा दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में जिस जिस देश के विरुद्ध त्वरित युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया दोस्तों, वो कौन सा देश था? पोलैंड दोस्तों। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में जिस देश के विरुद्ध त्वरित युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया, वो कौन सा देश था? पोलैंड था दोस्तों। विद्युत गति से किया था दोस्तों। 13 नंबर देखिए, जनरल मैनरहिम के नेतृत्व में जिस देश ने रूस के आक्रमण का प्रभावी तरीका से जवाब दिया, वो था दोस्तों फिनलैंड। कौन था? फिनलैंड। जनरल मैनरहिम के नेतृत्व में जिस देश ने रूस के आक्रमण का प्रभावी तरीका से जवाब दिया, वो कौन था? फिनलैंड दोस्तों। बाल्टिक सागर में अपने सुरक्षा निश्चित करने के लिए 30 नवंबर 1939 को रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण किया और फिनलैंड के जनरल मैनरहिम के नेतृत्व में फिनलैंड की सनवा रूस पर जमकर मुकाबला किया और हालांकि 1940 में रूस की सेनाएं मैनरहिम की रक्षा पंक्ति को तोड़ने में सफल हो गए और 12 मार्च 1940 को फिनलैंड आत्मसमर्पण कर दिया दोस्तों। रोम बर्लिन धुरी का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 25 अक्टूबर 1936 को रोम बर्लिन का निर्माण हुआ था दोस्तों। मैं सम्मान सहित शांति लाया हूँ, किसने कहा था? मैं सम्मान सहित शांति लाया हूँ, चैम्बरलेन ने बोला था दोस्तों। म्यूनिख से लौटने के बाद चैम्बरलेन ने कहा था, मैं सम्मान सहित शांति लाया हूँ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ब्रिटेन फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति पर यह नीति आरंभ से ही एक आत्मघाती मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, किसने कहा था दोस्तों? ये बोला दोस्तों सुम्बा। कौन बोला था दोस्तों? वर्साइक संधि के बाद जर्मनी औद्योगिक पुनर्निर्माण तथा फ्रांस के यूरोप से में बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटेन तुष्टीकरण की नीति अपनाई और फ्रांस को तुष्टीकरण की नीति शामिल हो गया। चर्चिल तुष्टीकरण की नीति के बारे में लिखा कि हमारी तुष्टीकरण नीति में दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह निकला कि हिटलर को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटेन फ्रांस उसके विरुद्ध युद्ध में सक्षम नहीं है। 17 देखते हैं दोस्तों, इटली द्वारा जर्मनी के साथ किया गया राजनीतिक और सैनिक समझौता कहलाता है दोस्तों स्टील पैक्ट है। इटली द्वारा जर्मनी के साथ किया गया राजनीतिक और सैनिक समझौता क्या कहलाता है? स्टील पैक्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जर्मनी द्वारा सबसे पहले किन 2 यूरोपीय देशों पर आक्रमण किया गया दोस्तों? तो नॉर्वे और डेनमार्क दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तानाशाह जनरल फ्रैंको का संबंध किससे है दोस्तों? स्पेन से। तानाशाह जनरल फ्रैंको का संबंध किससे? स्पेन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र थे दोस्तों, जर्मनी था, इटली था और जापान था धुरी राष्ट्र में उपर्युक्त सभी दोस्तों। धुरी राष्ट्र में कौन? जर्मनी, इटली, जापान दोस्तों। चलिए हम लोग 31 देखते हैं। 1945 के मित्र राष्ट्रों के समूह से जर्मनी को अपने नियंत्रण में 4 भागों में विभाजित करने का फैसला किया। यह फैसला किस सम्मेलन में किया गया था दोस्तों? याल्टा सम्मेलन में किया। किस सम्मेलन में? याल्टा सम्मेलन दोस्तों। जर्मनी को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका और रूस विभाजित करना था दोस्तों। 22 देखिए, हिरोशिमा तथा नागासाकी का परमाणु बम कब गिराए गए दोस्तों? ये 6 और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया दोस्तों। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फिटमैन दोस्तों। नागासाकी पर कौन? फिटमैन गिराया गया था। इससे भयभीत होकर जापान पोस्टडम घोषणा की शर्तों पर आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा दोस्तों। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? चर्चिल थे। दूसरे विश्व युद्ध में कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? चर्चिल दोस्तों। युद्ध शुरू होने के समय चैम्बरलेन प्रधानमंत्री थे और 10 मई 1940 को चैम्बरलेन के त्यागपत्र दिया और जिसके बाद विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री में इटली को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है दोस्तों? आपका 24 अक्टूबर 1929 होगा। कौन सा होगा? 24 अक्टूबर 1929 दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा लोग कहाँ मरे थे दोस्तों? रूस में मरे थे। कहाँ पे दोस्तों? रूस में।
जर्मनी ने 22 जून 1941 को रूस पर आक्रमण किया और ऑपरेशन बारबोसा नाम दिया। स्टालिन ग्रांड ने खूनी संबंध जिसे रक्त भक्तों का युद्ध कहा दोस्तों। रेड आर्मी ने जर्मन सेना को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में दोनों पक्षों को 25 लाख सैनिक मारे गए। जर्मनी का ऑपरेशन बारबोसा असफल रहा हो गया। पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी ने अपनी सबसे बड़ा शत्रु खड़ा कर लिया दोस्तों। छवि देखिए, यूरोप के उस देश का नाम था जो दोनों विश्व युद्धों में तटस्थ था दोस्तों। स्पेन था। कौन था दोस्तों? स्पेन। स्पेन की सहानुभूति जर्मनी पक्ष में थी, हालांकि उन्होंने खुलकर समर्थन नहीं किया। 27 देखिए, अफ्रीकी क्षेत्र को जर्मनी तथा इटली से मुक्त करवाने के लिए किसके नेतृत्व में ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया दोस्तों? तो उपर्युक्त दोनों मोंटगोमरी और हाइजन हावर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 28 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में प्रतिशोधात्मक संज्ञा किसने दी दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिशोधात्मक संज्ञा किसने दी थी? फाल्स दोस्तों। फाल्स ने दिया। कौन दिया दोस्तों? फाल्स। एरिक हॉब्स बॉम 1914 से 1945 की अवधि को 30 वर्षीय युद्ध की संज्ञा दी दोस्तों। कितना दोस्तों? 30 वर्षीय युद्ध की संज्ञा। चलिए 29 देखिए, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड किसके नेतृत्व में चलाया गया था दोस्तों? आइजन हार्बर दोस्तों। आइजन हार्बर के नेतृत्व में चलाया गया था। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फ्रांस के आत्मसमर्पण के बाद किसके नेतृत्व में इंग्लैंड में फ्रांसीसी सरकार का गठन हुआ दोस्तों? तो जनरल डिगॉल दोस्तों। जनरल डिगॉल के नेतृत्व में गठन हुआ था। हम लोग आगे चलते हैं। 31 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था दोस्तों? तो 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया दोस्तों? 61 देश दोस्तों। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों में भाग लिया दोस्तों। धुरी राष्ट्र की ओर से दोस्तों जर्मनी था, इटली था, जापान था और फिनलैंड था, बुल्गारिया दोस्तों था। फिर से एक बार याद कीजिए, धुरी राष्ट्र की ओर से कौन था? जर्मनी, इटली, जापान, फिनलैंड, बुल्गारिया। अब मित्र राष्ट्र की ओर से दोस्तों इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था, चीन था, तुर्की था, संयुक्त अमेरिका था दोस्तों। मित्र राष्ट्र की ओर से तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, तुर्की, संयुक्त अमेरिका। और तटस्थ देश दोस्तों, नहीं तो इधर ना उधर दोस्तों, तो स्पेन था, स्विट्जरलैंड था, स्वीडन दोस्तों। ये सब किसी के पक्ष में नहीं था दोस्तों। ये सब अधिक था दोस्तों। अपने जनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? लॉर्ड एसर दोस्तों। लॉर्ड एसर। हम लोग 33 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे दोस्तों? यहूदी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाति संहार के रूप में मारे गए लाखों लोग कौन थे? यहूदी थे दोस्तों। 11 लाख यहूदियों की मौत घाट उतारा गया दोस्तों। नाजियों के द्वारा आउटशिट्ज कैंप का निर्माण किया गया था। नाजियों को सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन कैंप था दोस्तों। ऑपरेशन सी लायन का संबंध किससे है दोस्तों? जर्मन और इंग्लैंड पर आक्रमण ऑपरेशन सी लायन का संबंध है दोस्तों। जर्मनी ने ब्रिटेन पर हमले के नाम ऑपरेशन सी लायन दिया। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने इसे ब्रिटेन की लड़ाई नाम दिया। ब्रिटेन की लड़ाई नाम दिया दोस्तों। पहली देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के एक कारण किस संधि के अपमानजनक उपबंध थे दोस्तों? वर्साय दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का एक कारण किस संधि के अपमानजनक उपबंध थे? वर्साय दोस्तों। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े और जिसके तहत जर्मनी को आर्थिक और सैन्य दृष्टि से पंगु बना दिया। और मार्शल फौज ने तो उसी समय वर्साय की संधि के बारे में कहा था, यह शांति संधि न होकर 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम संधि है। इसी कारण साइरल फॉल्स महोदय ने मत व्यक्त किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध मूलतः जर्मनी और प्रतिशोध लेने का युद्ध था। 36 देखिए दोस्तों, तुष्टीकरण की नीति के लिए कौन सा देश उत्तरदायी थे? ब्रिटेन और फ्रांस दोस्तों तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उत्तरदायी थे। हम लोग आगे चलते हैं। 37 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में फोनी वार किससे कहा जाता है दोस्तों? फोनी वार दोस्तों। युद्ध के पहले 5 महीने जर्मनी के विरुद्ध कोई भी बड़ा आक्रमण नहीं हुआ था दोस्तों। सितंबर 1940 से अप्रैल 1940 के मध्य कोई भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ। छोटी छोटी झड़पें होती रही। इसी कारण से इस युद्ध को फोनी वार या छद्म युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों। 38 देखिए, मेमेल का बंदरगाह हिटलर कब प्राप्त किया था दोस्तों?
1939 में मेमेल का बंदरगाह हिटलर प्राप्त किया दोस्तों। मेमेल का बंदरगाह हिटलर मार्च 1940 में लिथुआनिया से प्राप्त किया था। किससे दोस्तों? लिथुआनिया से। चलिए दोस्तों, आपका आज का सेशन समाप्त हो दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को शांति से धीरे धीरे देखिएगा दोस्तों, 1 से 2 बार।